हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज की एडिटोरियल सीरीज़ में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है इन्फ्लेशन या महंगाई दर। क्यों इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? आपने देखा ही होगा, रसिया यूक्रेन के पहले तो कोविड-19 और फिर रसिया यूक्रेन का वार, इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इवेंट्स ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को, चाहे आर्थिक रूप से हो या रणनीतिक रूप से हो, पूरा बदल कर रख दिया है। और उन्हीं क्रम में इन आर्थिक परिणामों का भी हमें ध्यान देना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलेगी। तो उसी सब के बारे में इस एडिटोरियल सीरीज में डिस्कस करते हैं, नए नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ के वातावरण से या हमारे देश के वातावरण से और पूरे विश्व के हिसाब से भी चीज़ों को एक प्रकार से दर्शाते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इसलिए हमें इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना एक ज़रूरी भी हो जाता है, चाहे स्टूडेंट के तौर पर हो या एक नागरिक के तौर पर हो या एक जिम्मेदार अकाउंटेबल सिटीजन के तौर पर हो, चाहे वो देश का सिटीजन हो या वर्ल्ड के सिटीजन के तौर पर हो। क्योंकि आज जो वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं इतना इंटरकनेक्टेड हो गया है कि वर्ल्ड में होने वाली कोई भी घटना किसी भी देश में बैठे हुए व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि पूरा वर्ल्ड ही हमारा एक रहने का स्थान है आज की दुनिया में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो उसी क्रम में देखते हैं आज महंगाई को लेकर भारत में क्या स्थिति है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं इस एडिटोरियल की जो PDF है वो आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो आप खुद भी जाकर इस एडिटोरियल को पढ़ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो SHRINATH एंड 10। इससे जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको अवेल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अलार्म बेल को। अलार्म बेल क्यों अलार्म बेल है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हमारे जो भारत की जो स्थिति है वो विकसित राष्ट्रों में नहीं है, विकासशील राष्ट्रों में है। नॉट डेवलप्ड कंट्री, इट्स डेवलपिंग कंट्री। तो इन चीज़ों को देखते हुए आर्थिक महंगाई दर ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हो सकता है आपका पैकेज अच्छा हो, आप अच्छा कमा रहे हो, तो आपको उस चीज़ का उतना ज़्यादा फील ना होता हो, लेकिन एक मिडिल क्लास हुआ, एक सामान्य वर्ग हुआ जो भारत में पाया जाता है। भारत का मिडिल क्लास भी विदेशों विकसित राष्ट्रों के हिसाब से देखा जाए तो वो गरीब ही कहलाता है। तो उस पर तो ये प्रभाव पड़ा दिखता ही है, उस पर ये प्रभाव, इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता ही है। तो स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन मस्ट बी टेम्ड बिफोर इट डेफन द कंजम्पशन एंड ग्रोथ। इन्फ्लेशन को रोकना पड़ेगा, मतलब रोकना चाहिए। कब रोकना चाहिए? जब ये उससे पहले आप रोक लो कि ये कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ या कंजम्पशन को असर करे, उससे पहले आप महंगाई को रोक लो। अब ये कंजम्पशन और ग्रोथ का क्या रिलेशन है? आप देखो, जैसे आपकी महंगाई बढ़ गई, कोई चीज़ 50 रुपये की थी वो 100 रुपये की हो गई, आपके पास कितने हैं? 50 रुपये हैं जेब में। तो आप क्या करोगे? आप टालोगे कि जब ये वापस 50 रुपये आ जाएगी, दो कंडीशन बन सकती है, या तो आपके पास 100 रुपये आ जाए या फिर वो जो वस्तु है वो वापस से 50 रुपये पे आ जाए। तो दोनों ही कंडीशन में आप क्या करोगे? वर्तमान में उस चीज़ को नहीं खरीदोगे। जब उस चीज़ को नहीं खरीदोगे तो जो प्रोडक्शन कंपनी होती हैं उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। जब उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो वो क्या करेंगे? उत्पादन को कम कर देंगे। जब उत्पादन को कम कर देंगी तो उत्पादन को जब कम करेंगे तो वहाँ पर लोगों की कम ज़रूरत होगी। जब लोगों की कम ज़रूरत होगी तो जॉब लॉसेस होंगे, और साथ ही साथ जो कंपनी का रेवेन्यू है वो भी डाउन होगा। तो वो कंपनी, मान लो उसका रेवेन्यू जो बढ़ जाता और वो दूसरे सेक्टर में अपना वो पैसा लगाती, तो वो कहीं ना कहीं ग्रोथ का कारण बनता। तो वो सब चीज़ें क्या हो जाती हैं? धराशायी हो जाती हैं। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर आपको समझाया कि कैसे महंगाई ग्रोथ और कंजम्पशन को प्रभावित करती है और कैसे कंजम्पशन और ग्रोथ का रिलेशन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जिससे आपको इस पूरी एडिटोरियल को समझने में बड़ी ही आसानी होने वाली है आगे आने वाले समय एडिटोरियल में। तो अब ये प्रश्न अभी ही क्यों उठा? ये एकदम से पहले, क्योंकि हम देखते हैं एडिटोरियल जनरली एक रीसेंट इशू पर लेकर बनते हैं।
तो आरबीआई ने अभी ये कहा कि अब वो क्या करेगी, महंगाई को प्राथमिकता देगी बजाय ग्रोथ और कंजम्पशन की। तो महंगाई को वो कम करने का प्रयास करेगी। अब यहाँ पर ग्रोथ और कंजम्पशन, आरबीआई के एक मॉनेटरी पॉलिसी चलाता है जिसमें वो क्या करता है, कब उसको डिमांड बढ़ानी है, कब डिमांड घटानी है, तो वो उस हिसाब से पॉलिसी बनाता है कि लोग कब ज़्यादा खर्चा करें, कब कम खर्चा करें। अगर लोगों के पास ज़्यादा मनी हो गई या ज़्यादा पैसा हो गया तो आरबीआई ऐसी पॉलिसी बनाता है कि महंगाई बढ़े, जिससे लोगों को एकदम से हर चीज़ सस्ते में ना मिल जाए, क्योंकि वो भी घातक हो जाती है अर्थव्यवस्था के लिए। और हर चीज़ इतनी महंगी भी ना मिले कि एक सामान्य नागरिक उस चीज़ को परचेस ना कर पाए या उसकी पहुंच से दूर हो जाए, तो वो भी घातक हो जाती है। तो वही आरबीआई ने अभी कहा कि भैया हम प्राथमिकता देंगे किसको, महंगाई को, ना कि ग्रोथ को। तो जस्ट 4 days आफ्टर आरबीआई अनाउंस दैट इट वुड बी प्रायोरिटाइजिंग इन्फ्लेशन ओवर द ग्रोथ, ऑफिशियल डेटा शो रिटेल इन्फ्लेशन डिस्क्वाइटिंगली एक्सेलरेट टू 17-month हाई 6.95% इन मार्च। तो यहाँ पर जैसे ही आरबीआई ने ये कहा कि भैया हम इन्फ्लेशन को ज़्यादा महत्ता देंगे, तो एकदम से डिस्क्वाइटिंगली एक्सेलरेट हो गई। 7 मंथ के हाई पर महंगाई जो है 7 मंथ के हाई पर चली गई। और कौन सी महंगाई, रिटेल इन्फ्लेशन कहलाती है जब कोई कंपनी थोक में कहीं माल खरीदे तो उसको जो प्राइस अदा करनी पड़े, तो वो कहलाती है आपकी थोक वाली इन्फ्लेशन। लेकिन जब आप पर्टिकुलर एक एंड कंज्यूमर, जो छोटे छोटे कंज्यूमर, जैसे कोई अगर कंपनी वाला है 5,000 किलो शक्कर खरीद के लाता है या चीनी खरीद के लाता है, तो उसके लिए एक अलग प्राइस होगा। लेकिन जब वो 1-1 किलो में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसकी प्राइस पर जो असर पड़ता है वो आपकी रिटेल इन्फ्लेशन कहलाती है। मैंने ये एक एग्जांपल लिया, इसको आप ब्रॉड टर्म में भी समझ सकते हो, कई उत्पादों को लेकर समझ सकते हो, कई चीज़ों को लेकर समझ सकते हो। तो डिस्क्वाइटिंगली एक्सीलरेट हो गई, और वो भी कितनी एक्सीलरेट हुई, 17 महीनों के हाई पर हुई, जो कि 6.95% है। जबकि आरबीआई का जो डेटा है वो 6% हाई मानता है, 4% मीडियम मानता है, 2% लो मानता है। तो यहाँ आरबीआई का जो डेटा, वर्तमान डेटा मैं बता रहा हूँ, तो उसके हिसाब से 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए महंगाई दर, 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 4% मीडियम कहलाती है, 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन 6.95% तक पहुंच गई है मार्च के अंदर। ये हमने लास्ट के कुछ एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था, जब 6.07 के समथिंग थी महंगाई दर। उस समय भी डिस्कस किया था कि रसिया यूक्रेन का वॉर कहीं ना कहीं जो फ्यूल प्राइस है उसको अफेक्ट करेगा, और फ्यूल प्राइस से महंगाई को भी अफेक्ट करने वाला है। और वही चीज़ हमें देखने को मिली कि मार्च में 6.95% बढ़ गई। और साथ ही साथ ये आरबीआई का जो अनाउंसमेंट है इसने भी काम किया। द पीस ऑफ एक्सेलरेशन इन प्राइस गेन अपीयर टू हैव कॉट मोस्ट इकोनॉमिक्स टू ऑब्जर्व। तो यहाँ पर कई ये जो एक्सेलरेशन है, इस प्रकार की जो इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, उस इन्फ्लेशन ने कई अर्थशास्त्रियों को भी क्या कर दिया, चौंका के रख दिया है। द आरबीआई लेटेस्ट सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर रिलीज लास्ट वीक सो मीडियन Q5 inflation expectation of the 33 panelist polled made assumption for March CPI inflation that was 73 basis point lower at 6.22%। तो यहाँ पर लगभग 33 पैनलिस्टों का Q4, मतलब मीडियम Q4, आपको मालूम होगा 3 महीने का क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, 3 महीनों के बीच में कौन सा महीना होगा, जैसे 3 महीने है तो दूसरा महीना होगा, तो दूसरे महीने में एक पैनलिस्ट बैठाए गए। कितने पैनलिस्ट, 33 पैनलिस्ट बैठाए गए। उन 33 पैनलिस्टों ने भैया एक अजम्पशन किया कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा 73, दैट वाज 73 बेसिस पॉइंट लोअर, तो लगभग 73 पॉइंट लोअर था। और उन्होंने एक्सपेक्टेशन क्या की थी कि 6.22% तक पहुंचेगा, लेकिन आप देख पा रहे हो 6.95% तक पहुंच गया है। द अपसर्ज वाज लार्जली ड्रिवन बाय फूड प्राइस विच एट फूड बेवरेज ग्रुप लेवल अकाउंट फॉर 46% ऑफ वेट ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पर जो अपसर्ज या जो बड़ा हुआ चीज़ें देखने को मिली कि भाई उन्होंने अजम्पशन क्या किया था, 6.22% किया था, लेकिन 6.95% पहुँच गया। तो उसका प्रमुख कारण जो दिखाई दे रहा है वो फूड प्राइस, और साथ ही साथ फूड एंड बेवरेज ग्रुप लेवल अकाउंट, फूड और बेवरेज दोनों को मिला के
जो है उसके कारण बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि जो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है वो लगभग 46% कवर करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। मतलब जो फूड और बेवरेज से जुड़े प्रोडक्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उनका लगभग 46% तक योगदान रहता है। तो जैसे ही उसमें अगर फूड के प्राइस बढ़ेंगे तो नो डाउट इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। While inflation in food and beverage accelerated by 154 basis points from the previous month, paced to an annualized rate 7.47%, the month-on-month inflation too was a significant 1.3%। तो यहाँ पर अगर देखें तो फूड एंड बेवरेज में जो इन्फ्लेशन बढ़ी है वो लगभग 154 बेसिस पॉइंट से बढ़ी है प्रीवियस मंथ के तौर पर देखा जाए। और अगर हम एनुअल तौर पर देखें इसी रेट को अगर हम आगे एक साल के लिए अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 7.47% से बढ़ी है ये महंगाई दर। जबकि आपको मालूम होगा कि 6% से ऊपर हो जाने पर ही गवर्नमेंट की कान खड़े हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू RBI जो उसने एक मानक तय कर रखा है, तो 6% से ज़्यादा हो जाने पर ही कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो 6.47 एनुअल रेट से बढ़ी है। द मंथ ऑन मंथ की भी देखें तो उसकी भी ऐसा नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंटली क्या हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है जो कि 1.3% है। प्राइस ऑफ एन ऑयल एंड फैट रोज 18.8% ईयर ऑन ईयर एंड वाई एज मच 5.3 सीक्वेंसली। तो यहाँ पर अगर ऑयल और फैट्स की प्राइस को भी देखें तो वो भी लगभग एनुअली देखें तो 18.8% से बढ़ रही है, और अगर सीक्वेंसली देखें तो 5.3% से बढ़ रही है। Even granting that war in Ukraine has severely disrupted the import of sunflower oil and forced edible oil importers to seek alternative supply at a premium, this is one food item that has been witnessing protracted price pressure। तो यहाँ पर भले ही ग्रांटिंग द वॉर इन यूक्रेन से आपको मालूम होगा सनफ्लावर ऑयल ज़्यादा आता है, तो उसके कारण जो सनफ्लावर ऑयल है उसका क्या हुआ, इंपोर्ट कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ, और जो सप्लायर्स थे उनके लिए किसी अल्टरनेटिव की खोज करनी पड़ी। दिस इज़ वन फूड आइटम, और ये वन फूड आइटम है जो प्रोटेक्टेड प्राइस प्रेशर विटनेस कर रहा है। मतलब दिखाई दे रहा है इसमें, मतलब दिखाई दे रहा है कि एक तो ये एक ऐसा मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए एक लंबे मूल्य प्रेशर को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नो डाउट वो तो हो गई। इट रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन गवर्नमेंट एफर्ट टू प्रोएक्टिवली एड्रेस द सप्लाई रिलेटेड इशू। और यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो एफर्ट है कि सप्लाई के इशू को वो एक पुअरली एड्रेस कर रहा है, मतलब एक्टिवली उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। मीट एंड फिश प्राइस टू शो शार्प स्पाइक एट 9.63%। मीट और फिश की भी देखें तो उसकी प्राइस भी लगभग 9.63% से बढ़ रही है एनुलाइज, एंड 5% सीक्वेंसली एक्सेलरेशन, 5% सीक्वेंसली बढ़ रही है। सीक्वेंसली मतलब ये कहलाता है कि पिछले महीने के कंपैरिजन में अभी ये सीक्वेंस हो गया। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास pointedly flagged that war's impact on feed cost and warned that global supply shortage could continue to have a spillover impact on poultry, milk and dairy prices। तो यहाँ पर जो वॉर का जो इम्पैक्ट है वो जो फीड कॉस्ट है उस पर, और यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई पर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही तरीके से इम्पैक्ट करेगा पोल्ट्री, मिल्क हो गया, डेयरी प्राइस, डेयरी प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर। तो एक नॉर्मल थिंग है कि एक ऐसे राष्ट्र जहाँ से क्रूड ऑयल आ रहा हो वहाँ पर अगर युद्ध छिड़ जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने तय हैं, और जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो हर एक चीज़ का इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर इन द हिंटरलैंड वेयर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पुअर लिव हैव बीन हार्डर हिट विथ रूरल इन्फ्लेशन running a sizable 71 basis point faster at 7.66%। food price inflation for rural wire measured by the consumer food price index। तो consumer food price index में जब देखा गया तो उसमें ये भी देखा गया कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग कौन है, विकासशील देश वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पुअर, मिडिल क्लास, इनकी संख्या ज़्यादा मिलेगी। तो यही इन्होंने कहा कि जो गांव में रहने वाली जो इन्फ्लेशन है, गांव की जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 71 पॉइंट फास्टर रन कर रही है, और 7.66% एनुअली बढ़ रही है, और ये बुरी तरीके से हिट किया है
जो रूरल इकोनॉमी है या गांव में रहने वाले लोगों के लिए। एक्सीड एट 8% लेवल एट 8.04%, हिंटिंग एट द इंक्रीजिंग प्रिकैरिटी एंड न्यूट्रिशन वल्नरेबिलिटी इन द कंट्री साइड। तो यहाँ पर ये भी बढ़ चुकी है, कहाँ 8% लेवल्स को पार कर चुकी है, 8.04% तक पहुँच चुकी है। और इससे होगा क्या, इससे रूरल रीजन में, या जो कंट्री साइड बोलते हो, कंट्री साइड भी मतलब क्या कहलाता है, जो गांव का रीजन है, तो वहाँ पर प्रिकैरिटी मतलब अनिश्चितता बढ़ेगी, न्यूट्रिशन वल्नरेबिलिटी मतलब जो न्यूट्रिशन है, लोगों को जब खाने नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिशन की कमी होगी, लोगों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी। तो इन सब चीज़ों का हमें देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये जो रूरल इकोनॉमी है या गांव में रहने वाले लोग हैं उनको तो प्रभावित करेगी ही। मोस्ट disconcertingly, the March inflation print barely factored in the pass-through impact of the ongoing increase in pump price of petrol, diesel, as a state-run refinancer began raising price only from March 2020। तो आपको मालूम होगा कि भारत की अगर बात करें तो लगभग, मैंने एक एडिटोरियल को कवर किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि जो मार्च में चुनाव होने, मार्च में नहीं मतलब ये 5 राज्यों के चुनाव होने थे, तो लगभग सितंबर 137 दिन तक जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, या जो हमें पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलता था, डीजल मिलता था, उसके प्राइस क्या कर गए, स्टेगनेट कर गए। और ऐसा कभी नहीं होता जब आप इंटरनेशनल, हमें आपको मालूम होगा कि जो हमारे पेट्रोल के प्राइस हैं, ये पेट्रोल पंप पे जो आप प्राइस पे करते हो, वो इंटरनेशनल मार्केट से लिंक होते हैं। उसमें वो एक अंदाज़ा लगाते हैं 15 दिन का, फिर एवरेज निकालते हैं कि टोटल प्राइस क्या रहा, उस हिसाब से हर दिन नए प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन चुनावों के कारण क्या हुआ, 137 दिन तक पेट्रोल के प्राइस क्या कर गए, स्टेगनेट कर गए। उससे फिर वो जैसे चुनाव ओवर हुए तो फिर प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुए। तो इन सब चीज़ों के कारण भी हमें जो है इन्फ्लेशन देखने को मिली। कुछ ऐसे फैक्टर्स जिन्होंने काम किया, अब उसमें एडिटोरियल में जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि 137 दिन तक जो पेट्रोल प्राइस है वो स्टेगनेट कर गए, वो एडिटोरियल थोड़ा सा अलग था। लेकिन उसमें भी एक चीज़ थी कि जो जैसे एक डीजल का एग्जांपल था उसमें, कि डीजल के जो प्राइसेस हैं, जो पेट्रोल पंप वालों को या थोक में जो पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, उनके लिए 122 रुपये पर लीटर पड़ रहा है। लेकिन वो हमारे लिए कितना दे रहे हैं, 100 रुपये पर लीटर। एक मैं एवरेज बता रहा हूँ, 100 रुपये पर लीटर डीजल मिल रहा है। अब ये जो 22 रुपये है, तो गवर्नमेंट या कंपनियां, गवर्नमेंट ना कहें तो जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, जो ये 22 रुपये का गैप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करने का प्रयास करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 22 रुपये या तो कंपनी पे करेगी या गवर्नमेंट पे करेगी, तो उस चीज़ को कम करने का प्रयास करेंगी। और वो बात सही भी हुई, चुनाव जैसे ही ख़त्म हुए तो प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गए। विथ रोड freight rate of transport, everything from farm produce to industrial goods set to rise to reflect the increase in fuel cost. Looking ahead at 8% inflation seen in transport and communication subgroup may end up seeming rather tame in comparison। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट में हो गया, तो इंडस्ट्रियल गुड, फार्म प्रोड्यूस, जो भाड़ा होता है रोड का इस तरफ से उस तरफ ले जाने का, एवरीथिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल गुड, जो इंडस्ट्रियल गुड को ले जाने का भाड़ा होता है, उसमें जब आपको हाइक देखने को मिलेगा, फ्यूल कॉस्ट में देखने को मिलेगा, तो 8% इन्फ्लेशन सीन इन ट्रांसपोर्ट, और जो 8% इन्फ्लेशन हमें जो ट्रांसपोर्ट में या कम्युनिकेशन में इस हिसाब से देखने को मिली, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो कंपैरेटिवली हमें बहुत कम लगेगा कि भाई कंपैरेटिवली जो इन्फ्लेशन है वो बड़ी ही कम है। लेकिन अगर देखा जाए तो और बढ़ने वाली है। कई एडिटोरियल में मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ लास्ट के, तो इसमें भी वही चीज़ इन्होंने लिखी है। 2 other RBI सर्वे ऑन हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ऑल्सो रेज कॉशनरी फ्लैग। तो यहाँ पर RBI के जो सर्वे हैं जिसमें उसने हाउस होल्ड मतलब जो घरेलू महंगाई की जो एक्सपेक्टेशन है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मैंने बिगिनिंग में ही आपसे डिस्कस किया था कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कि भाई वो जाए, उसके जेब में अगर पैसा होगा तो वो कॉन्फिडेंस से जाएगा और जाके चीज़ें खरीद लेगा। लेकिन अगर वो महंगाई हो जाएगी तो फिर वो कहाँ से खरीदेगा। तो इस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का एक ब्रॉड टर्म है। ऑल्सो रेज कॉशनरी फ्लैग, तो ये भी एक चिंताजनक दृश्य प्रदर्शित करता है, या फ्लैग मतलब चिंताजनक बात दिखाई देती है इन सब चीज़ों को देखते हुए।
While the former saw both 3-month and 1-year ahead expectation rose from last round to 10.7% and 10.8% respectively, the latter point to consumer confidence remaining negative and improvement in sentiment notwithstanding. तो यहाँ पर अगर ये भी देखा जाए वो 3 मंथ एंड 1 ईयर अहेड एक्सपेक्टेशन रोज, तो यहाँ पर जो 3 मंथ और जो एक्सपेक्टेशन है कि कितनी बढ़ेगी, तो लगभग 10.7% ईयरली बढ़ेगा और 10.8% 3 मंथ 10.7% और ईयरली 10.8% रेस्पेक्टिवली। द लेटर पॉइंट मतलब 10.8% एनुअली की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिमेन नेगेटिव, तो जो लेटर मतलब जो एनुअल इन्फ्लेशन है उसमें भी जो कंज्यूमर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नेगेटिव है। नेगेटिव कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नेगेटिव मतलब क्या है आपका कि कंज्यूमर मतलब होता है जो खरीदने वाला, वो ज़्यादा उत्सुक नहीं है चीज़ों को खरीदने के लिए, मतलब उसके अंदर उतना पैसा नहीं है या जो भी है इन्फ्लेशन के कारण वो खरीदना अभी क्या कर रहा है, पोस्टपोन कर रहा है, तो वो अभी तो है ही नहीं। और साथ ही साथ आगे आने वाले समय में ऐसा सेंटिमेंट भी दिखाई नहीं देता कि उसका ये सेंटिमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्पेशली द 1 ईयर अहेड एक्सपेक्टेशन on inflation show about 84% consumers see price gain intensifying and majority expect to spend more on essential than non essential। तो यहाँ पर अगर हम एक साल का आगे का भी अंदाज़ा लगाएं तो उसमें भी हमें 84% का जो 84 इन्फ्लेशन मतलब दिखाई देगी, और उसमें 84% ऑफ कंज्यूमर ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ेगी, और उस प्राइस के बढ़ने का परिणाम क्या होगा कि जो वो अपनी स्पेंड है वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो एसेंशियल चीज़ें हैं उन पर खर्च करेंगे। एसेंशियल चीज़ क्या हो जाती है, खाना आपका एसेंशियल हो गया। लेकिन अगर आप ये सोचो कि कोई लग्जरी वाला कि नहीं आपको इटालियन मार्बल ही लगाना है, तो ये एसेंशियल में नहीं आता, ये लग्जरी के अंदर आ जाता है। तो जब लोग एसेंशियल चीज़ों में ज़्यादा खर्च करने लगते हैं तो उससे ये देखा जाता है कि यहाँ की इन्फ्लेशन बढ़ गई है। तो यही इन्होंने बोला कि इन सब के इंटेंसिफाई या इन्फ्लेशन के बढ़ने से लोग आगे आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा खर्च करेंगे बजाय इनके जो नॉन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्योंकि जब आपके पास पैसा ज़्यादा होता है, जब आपकी एसेंशियल चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं, तब आप देखते हो कि हाँ हमें कोई नई चीज़ खरीदनी है, या जो कहना चाहिए लग्जरी आइटम है वो खरीदनी है। आपको मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल आप चाइना के किसी 2000 मोबाइल से भी काम चला लेते हो, लेकिन आपके पास जब पैसा ज़्यादा होता है तो आप एक बड़ी बड़ी कंपनियों के मोबाइल ले लेते हो, 1 लाख 2 लाख वाली कंपनियों के मोबाइल भी ले लेते हो। तो वो 1-2 लाख वाले एसेंशियल नहीं कहलाते। एसेंशियल कहलाता है आपका काम चलाने के लिए आपने कोई 2-3 हज़ार वाला मोबाइल ले लिया। और फूड मुख्यतः पेट की जो ज़रूरत है, ये फूड की जो ज़रूरत है उसको हम एसेंशियल में काउंट करते हैं। तो आगे आने वाली जो महंगाई है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ों पर खर्च करने वाले हैं, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, ना कि नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं। इट इज़ टाइम टू पॉलिसी मेकर एक्ट टू टेम इन्फ्लेशन बिफोर इट डैम्पन द कंजम्पशन एंड ग्रोथ एनी फर्दर। तो जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था एडिटोरियल के स्टार्ट होने से पहले ही, कि जो पॉलिसी मेकर हैं, गवर्नमेंट हैं, RBI हैं, जो भी इस चीज़ को ध्यान दे रहे हैं, या जो इकोनॉमिस्ट बैठाए हैं गवर्नमेंट ने, उन सभी को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं वो रोकें। और उस किससे पहले रोकें कि जब ये आपकी ग्रोथ जो कि भारत की चल रही है, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए अच्छी ग्रोथ चल रही है, तो जब उसको ये आपको प्रभावित करना स्टार्ट करें, उससे पहले आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लो। नो मैटर आप कैसे करते हो, लेकिन आप कंट्रोल कर लो। तो ये आज का एडिटोरियल था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल। और जो भी आपके सुझाव हैं, कमेंट हैं, मैं आप इस एडिटोरियल को लेकर आप इन्फ्लेशन के बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हो, क्या आप भी इस चीज़ को फील कर रहे हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।